दिव्या कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की होने के साथ साथ पढ़ाई में भी अव्वल थी। इतना ही नहीं, हर कंपटीशन की जान थी, फिर चाहे डांस हो, सिंगिंग हो या कोई प्ले। दिव्या सब में आगे रहती थी। दिव्या और दीपक के घर पास पास थे और दोनों के परिवारों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, इसलिए दोनों साथ में कॉलेज आते थे। पर दिव्या का सबसे घुल मिल कर रहना, यहाँ तक कि लड़कों के साथ भी हंसी मजाक करते रहना, दीपक को एक आंख नहीं भाता। पर दिव्या उसकी नज़रों की नाराज़गी नहीं समझ पाती और हर वक्त खुश रहती और दीपक से अपनी हर बात शेयर करती। आज भी दीपक बाइक चला रहा था और दिव्या खुशी खुशी उसे बता रही थी, यार ये लड़के भी ना एकदम बुद्धू होते हैं। बाय गॉड, जरा सा मुस्कुराकर देखा नहीं कि हर बात मानने के लिए तैयार हो गए। दिव्या की बात सुनकर दीपक को गुस्सा आने लगा था, फिर भी अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, ऐसा क्या हो गया? अरे होना क्या था, वो रोहन है ना, अरे हमारे सीनियर क्लास वाला। आज कैंटीन में मैंने समोसे और कॉफ़ी ऑर्डर किया था। मैं अपने ऑर्डर का इंतज़ार कर रही थी कि रोहन आ गया और मुझसे पूछा कि क्या वो मेरे सामने वाली सीट पर बैठ सकता है। मुझे बहुत हंसी आई। सीट क्या, मैंने ख़रीद ली है? पर मैंने प्रत्युत्तर में मुस्कुराते हुए कहा, जी ज़रूर। और वो जो ऐसे खुश हो गया जैसे बहुत बड़ी मुराद पूरी हो गई है। ज़बरदस्ती मेरे भी पैसे दे दिए। अब बताओ क्या होगा इन जैसे मजनुओं का। पूरी बात सुनकर दीपक की नसें गुस्से से खींच रही थी कि दिव्या ने कहा, बुरा मत मानना, तुम वैसे नहीं हो, तुम्हारे लिए तो चाहे कुछ भी कर लूँ। मुस्कुराकर देखते भी नहीं एक बार, इसलिए तो तुम्हें इतना पसंद करती हूँ मैं। तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। पता है, मुझे पता नहीं कि तुम्हें मेरी बातों पर कभी यकीन होगा भी कि मेरी ज़िंदगी चली जाए तुम्हारे प्यार का इकरार सुने बिना। यह बात दिव्या ने थोड़ा धीरे से कहा था, पर दीपक को लगा कि दिव्या उसे अपने घर आने के लिए बोल रही है, इसलिए पूछा, क्यों? मुझे घर आने के लिए क्यों कह रही हो? क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त के घर नहीं आ सकता? दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल आ सकता है, अगर दोस्त अपने हाथ से कॉफ़ी बनाकर पिलाए तो। तुम्हारे लिए तो मैं खाना बनाने के लिए भी तैयार हूँ। नहीं, बेस्वाद खाना खाने का मुझे कोई शौक़ नहीं है, दीपक ने दिव्या को चिढ़ाने के लिए कहा, पर दिव्या उदास हो गई। मैं जल्दी ही अच्छा खाना बनाना सीख लूँगी। अरे तुम भी ना, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अच्छा बोलो कितने बजे आऊँ तुम्हारे घर? जब तुम चाहो। तो ठीक है, 6 बजे आता हूँ। यही लगभग रोज़ ही होता था। दीपक चाहे कितना भी नाराज़ हो दिव्या से, पर उसे उदास नहीं देख सकता था। दीपक आईने के सामने गुनगुनाते हुए कंघी कर रहा था, क्या भाई, आधे घंटे से आईने के सामने खड़े हो, अब हटो, मुझे भी बाल सुलझाने हैं। अच्छा बस 2 मिनट। ठीक है, दे दिया 2 मिनट, पर इतना तैयार होकर किससे मिलने जा रहे हैं? मेरा मतलब है, आप तो वैसे ही हैंडसम दिखते हैं, नज़र ना लग जाए कहीं। हाँ बस बस तारीफ़, और वो भी तेरे मुंह से। कुछ चाहिए था तो सीधे बोल दे। बस मम्मी से परमिशन दिलवा दो, मेरी सभी सहेलियां पिक्चर जा रही हैं। ओह, मतलब मैं तो बेकार ही खुश होने जा रहा था, तू तो वाकई मस्का लगा रही थी। प्लीज़ ना भाई, वैसे भी आपकी सच में तारीफ़ करूँगी तो आपको नज़र लग जाएगी। अच्छा ठीक है, चल मोटी, तू भी क्या याद करेगी। मम्मी को बोल दूँगा मैं तुझे जाने दे फिल्म देखने, पर दोपहर वाले शो में जाना। ठीक है भाई, दोपहर में ही जाऊँगी। अब आईने के सामने से हटो, मुझे भी तैयार होना है। अब आप हटो। दीपक घर से निकला ही था कि मोड़ पर समर मिल गया। अरे यार, तू कहीं जा रहा है? मुझे तेरे नोट्स चाहिए थे फिजिक्स के। चल ना, पहले दे दे, फिर चले जाना जहाँ भी जाना है। तुझे नोट्स ही चाहिए ना, तो इसके लिए मुझे घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू जा, पूजा घर पर ही है, वो तुझे जो भी चाहिए दे देगी। ठीक है, तू कहता है तो जाता हूँ। तू इतना क्यों सोच रहा है? अरे यार, तेरी बहन इतना ज़्यादा बोलती है ना, बस इसलिए। चल जा, अब मैं चलता हूँ। दीपक दिव्या के घर में, आंटी ये दिव्या कहाँ है? उसने मुझे बुलाया था। अंदर किचन में है बेटा, आज तो खुद से पकौड़े बना रही है।
वो भी यूट्यूब में देखकर। दीपक हंसकर, अच्छा इसलिए मुझे बुलाया था कि घर आना। दीपक वहीं किचन में आ गया दिव्या के पास। क्या बात है, आज तो बहुत काम किए जा रहा है। किसी को लगता है मैं बस बातें बनाना जानती हूँ, उसे भी तो पता चले कि मैं पकौड़े भी बना सकती हूँ। वाह वाह, बहुत खूब, अब तारीफ बहुत हो गई, बैठ जाओ और खाकर बताओ। दीपक ने एक पकौड़ा उठाकर खाया। ठीक ठाक बन गए हैं। ओह ठीक ठाक, इसका मतलब अच्छे बने हैं। ओह मैंने बस ठीक ठाक कहा है। जानती हूँ तुम्हारे ठीक का मतलब बेस्ट होता है। बड़ा पता है मेरे बारे में। मुझे तो पता है, पर काश तुम भी मुझे जान पाते। कुछ कहा क्या तुमने? नहीं, सर्दी से होंठ हिले थे। बैठो, मैं कॉफ़ी बनाती हूँ। उधर दीपक के घर पर समर ने दरवाज़ा नॉक किया। पूजा ने दरवाज़ा खोला और अरे आप, पर भाई तो घर में नहीं है। समर ने पूजा को देखकर अपनी नज़रें नीची कर लीं। समर सोचने लगा, कितनी प्यारी लग रही है। मैंने कहा भाई घर में नहीं है, अगर आप चाहें तो अंदर बैठकर उनका इंतज़ार कर सकते हैं। वो नहीं, मुझे फिजिक्स के नोट्स चाहिए थे। मैं यहाँ रुकता हूँ, तुम लाकर दे दो मुझे। ओके, जैसे आपकी मर्ज़ी, लाती हूँ। समर पहले हमेशा दीपक के घर आता रहता था, पर पिछले साल से उसकी पूजा के लिए फीलिंग्स बदल गई थी। उसे हमेशा बोलती मुस्कुराती हुई पूजा बहुत अच्छी लगने लगी थी, और समर को डर लगता था कि कहीं दीपक इस बात का बुरा ना मान जाए। इसलिए समर ने दीपक के घर आना कम कर दिया था। उसकी सोच थी कि वो गरीब घर का है, पहले अपने पाँव पर खड़े होकर फिर पूजा के घर रिश्ता भेजेगा। पूजा ने समर के आगे नोट्स हिलाया। कहाँ गुम हो गए? मैंने 2 बार आपको आवाज़ दिया, आपने सुना ही नहीं। नहीं, कुछ नहीं कहकर समर ने पूजा के हाथ से नोट्स लिया और थैंक्स बोलकर जल्दी से चला गया। अजीब है ये, पर मुझे क्या। समर अपने घर आकर सोच रहा था, मैं भी ना पूजा को देखते ही सपने देखने लगता हूँ। क्या सोच रही होगी मेरे बारे में वो? क्या सोचेगी? वो तो कभी मुझे ठीक से देखती तक नहीं। मुझे तो ये डर लगता है कि कहीं मुझे समर भाई ना बोल दे। समर ने अपने सिर पर खुद से चपत लगाई। मैं भी पागल हूँ बिल्कुल, कुछ भी सोचता हूँ। दूसरे दिन कॉलेज में दिव्या अपने क्लासरूम में जा रही थी कि विजय ने उसका रास्ता रोक लिया। क्या है, हटो सामने से, वैसे ही आज लेट हूँ मैं। वैसे भी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी क्लास में जाओ। दिव्या ने बोलकर जाना चाहा, पर विजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, ऐसा क्या है उस दीपक में? हाँ, जो रोज़ उसके साथ बाइक पर सटकर बैठती हो। अरे हमें भी मौका दो, कम नहीं है हम उससे। देखो आखिरी बार कह रही हूँ, बदतमीजी छोड़ो। लगता है तुमने पी रखी है। चुपचाप मेरा हाथ छोड़ दो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी। दिव्या ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। तभी वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए, जिनमें समर भी था। उसने आगे बढ़कर विजय को समझाना चाहा कि विजय ने बदतमीजी की हद पार कर दी और दिव्या को अपने करीब करने की कोशिश करने लगा। दिव्या जो इतनी देर से उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, उसे बहुत तेज़ गुस्सा आ गया और उसने विजय को जोर का धक्का दे दिया। विजय चारों खाने चित गिर गया। दिव्या ने अपने पाँव से उसे ठोकर मारकर कहा, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरे सामने खड़े हो सको, और उसे वहीं छोड़कर अपनी क्लास में चली गई। उसके जाने के बाद सारे लड़के लड़कियां विजय पर हंसने लगे। विजय किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहा था। कुछ दिन बाद कॉलेज में एक डिबेट कंपटीशन था, जिसमें दिव्या और समर ने भाग लिया था। सभी कॉम्पिटिटर हार मान चुके थे और अंतिम दौर में दिव्या और समर आमने सामने थे। दिव्या की आवाज़ में हमेशा की तरह आत्मविश्वास झलक रहा था। अचानक समर को वो पल याद आ गया जब दिव्या ने विजय का सामना बहुत होशियारी से किया था। वो उन्हीं सोचों में गुम था और दिव्या के सामने कमज़ोर पड़ गया। दिव्या ने कंपटीशन जीत लिया और समर को सेकंड प्राइज़ मिला। दिव्या अपने हाथ में जीत की ट्रॉफ़ी लिए खुशी खुशी दीपक के पास आ गई। यार दीपक, कैसा दोस्त है तुम्हारा? मेरे सामने थोड़ी देर भी टिक नहीं सका। बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा था। और ये कहकर दिव्या अपनी दोस्तों के पास चली गई और सबके साथ सेल्फी क्लिक करने में व्यस्त हो गई।
उसके जाने के बाद दीपक ने समर को आड़े हाथों लिया। तू तो कितना अच्छा बोल रहा था, फिर दिव्या के सामने आने के बाद तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? सच बता, कहीं तू भी तो उसके जादू में नहीं आ गया? बस कर यार, तुझे कुछ कहना है तो मुझे बोल, पर मुझ पर ऐसी तोहमत मत लगा। मेरे लिए वो मेरी बहन जैसी है। सॉरी यार, अब कभी ऐसी बातें नहीं करूँगा। पर तूने कितनी तैयारी की थी, बस इसलिए? तू कभी कभी बड़ा अजीब बिहेव करता है दीपक। दिव्या भी तो तेरी दोस्त है और तुम दोनों साथ आते जाते हो, पर तुम कभी उसकी कामयाबी से खुश नहीं होते। ऐसा क्यों है यार? ऐसा कुछ नहीं है, पर वो हमेशा जीत कर शो ऑफ करती है, बस इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। ओहो, मैं लीगो। पर यार, तूने कभी ध्यान नहीं दिया, वो तुझसे प्यार करती है, उसकी आंखों में साफ दिखाई देता है। अच्छा, तू बड़ा समझता है आंखों की भाषा। आंखों में प्यार दिखाई देता है। चल कैंटीन चलते हैं। कॉलेज से लौटते वक्त, दीपक तुम्हें खुशी नहीं हुई मेरे जीतने से? दिव्या ने पूछा। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? नहीं, तुमने मुझे बधाई नहीं दी अब तक। ओह सो सॉरी दिव्या। कांग्रेचुलेसन्स, थैंक्स। अच्छा चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं। ठीक है, पर मेरे हाथ की जह नसीब। फिर थोड़ी देर बाद दीपक दिव्या के घर पर कॉफ़ी पी रहा था। वापस लौटते समय रास्ते में सुमन दीपक से टकराते टकराते बची। दीपक ने उससे पूछा, इतनी तेज़ी से कहाँ जा रही थी? सुमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने भरे गले से कहा, वो विजय ने ढेर सारी नींद की गोलियां खा ली हैं। दीपक सुमन की बात सुनकर परेशान हो गया और उसके साथ विजय को देखने हॉस्पिटल गया। विजय आईसीयू में था। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, पर ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ। सुमन ने सुना तो रोने लगी। दीपक ने उसे चुप कराने की कोशिश की तो वो बोलने लगी, ये सब तुम्हारी दोस्त दिव्या की वजह से हुआ है। ना वो सबके सामने विजय को जलील करती, ना वो आत्महत्या करता। अरे, अगर प्यार नहीं करती थी तो मना कर देती, पर सबके सामने उसने विजय को धक्का दे दिया। बेचारा इतना अपमान झेल नहीं पाया। दीपक ने सुमन की बात सुनी तो वो शॉक रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दिव्या ने विजय के साथ ऐसा क्यों किया। वो घर आया तो बहुत देर तक बेचैन रहा। दूसरे दिन दीपक कॉलेज जाने के लिए निकला तो दिव्या दरवाजे पर ही खड़ी थी और दीपक कोई बहाना नहीं बना पाया, वरना उसका जरा सा भी दिल नहीं था दिव्या के साथ जाने का। पूरे रास्ते दीपक ने एक शब्द भी नहीं बोला, जबकि दिव्या लगातार कुछ न कुछ बोलती रही थी। अब दीपक दिव्या पर नज़र रखने लगा था और दिव्या हमेशा अपने दोस्तों से घिरी दिखाई देती थी। ये और बात थी कि दिव्या के ज़्यादातर दोस्त लड़के ही थे। दीपक को सुमन की बात पर यकीन होने लगा था कि दिव्या लड़कों को अपनी मीठी बातों में फंसा लेती है और जब वो उससे प्यार करने लगते हैं तो उन्हें बेदर्दी से ठुकरा देती है। हुआ यूँ था कि दिव्या का एक दोस्त शेखर किसी लड़की से प्यार करता था और उसे अपने प्यार का इजहार करने में झिझक हो रही थी और दिव्या शेखर को अपने सामने बोलकर दिखाने को कह रही थी ताकि उसकी झिझक दूर हो जाए। और जब शेखर दिव्या के सामने प्रपोज कर रहा था तो उसी समय दीपक ने देखा और दिव्या के लिए उसके मन में गलतफहमी की खाई और भी अधिक गहरी हो गई। उसे तो दिव्या से पहले ही शिकायतें थी और आज सुमन की बातों की पूरी तस्दीक हो गई थी। इस घटना ने उसे दिव्या के लिए पूरी तरह बदगुमान कर दिया। अब दीपक अपनी पढ़ाई पूरी होने का इंतज़ार कर रहा था। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था जिसे वो सबसे छुपाकर नासूर बना रहा था। 2 साल बीतने वाले थे और इन 2 सालों में दिव्या की ज़िंदगी थोड़ी अच्छी हो गई थी कि आजकल दीपक उससे प्यार की बातें करने लगा था। दिव्या तो पहले ही दीपक को पसंद करती थी और इतने दिनों वो और भी दीवानी हो गई थी। दीपक का प्यार से देखना भी उसकी खुशी बढ़ा देता था और आजकल तो दीपक उससे बैठकर बातें करता तो कभी कभी पूजा और दिव्या को लेकर घूमने चला जाता। पढ़ाई पूरी होते ही दीपक को अकाउंटेंट की जॉब लग गई और उसने अपने पापा मम्मी को दिव्या से शादी करने की बात बोल दिया। दोनों के परिवार वालों को कोई एतराज़ नहीं था, इसलिए बड़े आराम से 2 प्यार करने वाले शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। दिव्या सुहाग सेज पर घूंघट लिए बैठी थी
और दीपक के आने की राह देख रही थी। आज ब्यूटी पार्लर वाली ने दिव्या की खूबसूरती में और भी इजाफा कर दिया था। पूजा अभी थोड़ी देर पहले ही दिव्या को देखकर कह रही थी, वाह भाभी, आज तो भैया आपको देखकर दीवाने हो जाएंगे। मेरा मतलब है वो तो पहले से ही आपके दीवाने हैं, पर आज तो उनकी खैर नहीं। और दिव्या ने शर्म से अपनी नज़रें झुका ली थीं। पूजा बोल कर गई थी कि मैं भाई को भेजती हूँ, और इसलिए दिव्या सोच रही थी कि आज दीपक घूंघट उठाएगा तो क्या कहेगा। दीपक शॉपिंग मॉल से बाहर निकल रहा था कि समर से टकरा गया। अरे तू, पूरे 6 महीने बाद तुम्हें देखा है, चलना यार, अंदर चलकर बैठते हैं। नहीं, मुझे अपनी शादी की शॉपिंग करनी है, समर ने दीपक का हाथ छुड़ाकर कहा। क्या तेरी शादी होने वाली है और तू बिना मुझे बताए करने वाला है, और अभी भी मुझसे बात करने को तैयार नहीं? भूल गया कभी हम अच्छे दोस्त थे? हाँ, जैसे कि घर छोड़कर भागने से पहले तूने मुझे बताया था कि कहाँ जा रहा है। मैं नहीं भूला। अरे मैंने तो सारी बातें शेयर की तुझसे, यहाँ तक कि ये भी बता दिया कि प्यार करता हूँ पूजा से। तो क्या तेरी शादी पूजा से हो रही है? प्लीज़, हमारी दोस्ती की कसम, चल ना, बैठकर बातें करते हैं। दीपक ने ज़बरदस्ती समर का हाथ पकड़कर कहा, और फिर दोनों एक कॉफ़ी शॉप में आमने सामने बैठे हुए थे। समर, मुझे सब कुछ जानना है, मम्मी पापा और पूजा के बारे में। सच बता, तेरी शादी पूजा से हो रही है ना? आज तुझे सबकी इतनी चिंता क्यों हो रही है, जबकि तू खुद सबको छोड़कर चला गया था बगैर बताए कि कहाँ जा रहा है। यहाँ तक कि अपना मोबाइल नंबर भी बदल दिया तूने, ताकि हम तुझ तक ना पहुँच सकें। और अब ऐसे दिखा रहा है जैसे कि तूने कुछ किया ही नहीं। हाँ, माना कि गलती की, पर तुम लोगों के साथ नहीं, उसके साथ जिसकी वजह से कितने लोग परेशान थे, और एक तो अपनी जान ही गंवा बैठा। उसके मुकाबले मैंने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि इतने दिन तक मैं खुद बेसकून रहा हूँ। तुम्हें लगता है सकून बस तुम्हारा खोया था? अरे तुम्हारे गम में माँ की तबीयत बिगड़ गई थी, पापा भी चुप रहने लगे थे, खाना किसी से के गले से नहीं उतर रहा था, और पूजा सबको संभालने में खुद बीमार होने लगी थी। वो तो तूने सब संभाल लिया है। तू मेरा सच्चा दोस्त है, तूने साबित कर दिया मेरे यार। मैं मानता हूँ मुझे तुमसे सारी बात बतानी चाहिए थी, लेकिन मैं डर गया था कि तू मेरा साथ नहीं देगा। ओह, मतलब तुझे पता है तूने जो किया गलत था? क्या किया मैंने? मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी तो नहीं गई? सच बता समर, मम्मी पापा सकुशल तो हैं ना? और मेरी छुटकी पूजा, वो भी ठीक है ना? तू ठीक से कुछ बताता क्यों नहीं? मैं पागल हो जाऊंगा सोच सोच कर। तू पागल हो जाएगा? अरे जिसे पागल होना था वो तो हो गई। कौन? किसकी बात कर रहा है तू? दिव्या की, जिसे तू सुहाग सेज पर रोता छोड़कर आ गया, और अब मेरे सामने बातें बना रहा है कि तेरी वजह से कुछ गलत नहीं हुआ, किसी की जान तो नहीं गई। ऐसा नहीं हो सकता। दिव्या ने तो कितनों का दिल तोड़ा है, उसे इतना फ़र्क नहीं पड़ सकता। दीपक की आवाज़ जैसे उसका साथ नहीं दे रही थी। अच्छा, कितनों का दिल तोड़ा है? मैं भी तो जानूं। मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ता था, पर मुझे तो नहीं पता एक भी ऐसा वाक़या। तू नहीं जानता? विजय ने उसकी वजह से अपनी जान दे दी, और मैंने खुद देखा था कि वो शेखर दिव्या को प्रपोज कर रहा था, और जब मैंने दिव्या के घर अपना रिश्ता भेजा तो दिव्या मुझसे शादी के लिए खुशी खुशी तैयार हो गई। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब साफ है कि तू गधा है, एक नंबर का बेवकूफ़ है। क्या बोले जा रहा है तू? मैं चुप हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तू कुछ भी बोले जाए। तू बता, तुझे किसने बताया विजय की आत्महत्या करने के बारे में? सुमन ने कहा था कि दिव्या ने विजय को सबके सामने जलील किया था। ओह, और तूने मान लिया? पर विजय मर गया था, अब इससे बड़ा क्या सबूत होगा? अब बोल दिया तूने जो बोलना था, अब सुन। जब दिव्या ने विजय को धक्का दिया था तब मैं वहीं पर था, और अगर दिव्या ने उसे सबक नहीं सिखाया होता तो मैं उसे नहीं छोड़ता। और मेरी छोड़, अगर तूने विजय को बदतमीजी करते देखा होता तो तूने तो उसे पहले ही जान से मार देना था। फिर समर ने पूरी बात बताई तो दीपक को अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी।
फिर भी वो अपना मन पूरी तरह साफ कर लेना चाहता था, इसलिए पूछा, लेकिन उस दिन जब शिखर दिव्या को प्रपोज कर रहा था, वो क्या था? वो तो मुझे नहीं पता। अगर तू दिव्या से पूछता तो वो तुझे ज़रूर बता देती। काश कि तू समझता वो केवल तुझसे प्यार करती है, तेरे बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकती है वो। और एक तू है जिसने उससे कभी प्यार ही नहीं किया, बल्कि अपनी नफ़रत में जलता रहा। इतनी नफ़रत की कि बगैर उसकी गलती बताए उसे सज़ा सुना दी। बेचारी को अपनी गलती तक नहीं पता। दीपक को अब आत्मग्लानि हो रही थी। उसने समर की ओर देखा और कहा, मैं तेरे साथ घर जाना चाहता हूँ, तू एक दिन रुक सकता है? मैं अपनी छुट्टी लेकर फिर तेरे साथ चलूँगा। तू चाहता है मैं अपनी शादी की रस्मों में मौजूद ना रहूं और मेरी पत्नी दुखी हो? क्या बोल रहा है? मैं ऐसा क्यों चाहूँगा? कल से शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं तो मैं नहीं रुक सकता, पर हाँ, घर पहुंचकर तुम्हारे आने की खबर ज़रूर दे दूँगा। तू बस ये बता, तू आएगा हमारी शादी में, मेरी होने वाली पत्नी की खुशी की खातिर? मेरी बहन मुझे अभी भी याद करती है, नाराज़ नहीं है वो मुझसे, पर मम्मी पापा तो मुझसे बहुत नाराज़ होंगे। पता नहीं मुझे घर आने देंगे भी या नहीं। अब तूने गलती की है तो फिर भुगतना भी पड़ेगा। मैं आऊँगा, पर तू पहले से किसी को मत बताना। मैं अपनी होने वाली पत्नी से कोई बात नहीं छुपाता। मेरी बहन बहुत किस्मत वाली है। ठीक है, उसे बोलना उसका भाई ज़रूर आएगा अपनी गलतियाँ सुधारने। दूसरे दिन दीपक ने अपने ऑफिस में छुट्टी के दिन आवेदन दिया और उसी शाम अपने शहर जाने वाली ट्रेन में बैठा था। सीट रिजर्व थी और ट्रेन आगे जाकर थोड़ी खाली भी हो गई थी। दीपक ट्रेन से बाहर पीछे जाते हुए पेड़ की कतारों को देख रहा था। कैसे ट्रेन आगे चलती जा रही थी, इस बात से बेखबर कि कितनी चीज़ें पीछे रह गई हैं। पर ट्रेन तो निर्जीव है, भाव कैसे आएंगे उसमें? पर मैंने क्या किया? सबको छोड़कर आते समय एक बार भी नहीं सोचा अब कैसे सामना करूँगा मैं सबकी निगाहों का, और ख़ासकर दिव्या, क्या वो मुझे माफ़ करेगी? दीपक ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सिर को पीछे टिका दिया और यादों में खो गया। उस रात पूजा ने मुझे दिव्या के पास भेजा था। रात के 12 बजे थे। दिव्या मेरे आने की आहट पाकर अपने आप में सिमटने लगी थी और उसके कंगन खनके थे। मैंने दरवाज़ा बंद किया तब दिव्या की धीमी सी आवाज़ आई थी, पता नहीं क्यों दीपक, पर आज मुझे तुमसे शर्म आ रही है, जबकि मैं तो तुम्हें कब से जानती हूँ। और पता है, इतना ज़्यादा तैयार होकर पता नहीं कैसी फीलिंग आ रही है कि तुम क्या कहोगे। मैंने कुछ नहीं बोला तो वो फिर से बोली, तुम्हें भी अजीब लग रहा है, कुछ तो बोलो। और मैंने कहा, बंद करो ये मासूमियत का नाटक। उसने सुना तो वो शौक रह गई थी और मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि मैंने आज दिव्या के गुनाहों के लिए उसे सज़ा सुनाई है। मैंने उसे बगैर देखे कहा, तुम्हारी सूरत से नफ़रत है मुझे, तुम्हें देखकर घृणा होती है। उसने नीचे उतरकर मेरे पैर पकड़ लिए और पूछ रही थी कि एक बार मेरी गलती क्या है ये तो बता दो। पर मैंने उसके हाथ अपने पैर से छुड़ाया और बगैर कुछ बोले बाहर निकल गया था। पूरा घर शांत था, सब लोग सोए हुए थे। मैंने अपना बैग उठाया और स्टेशन के लिए निकल गया। ऑफिस में पहले ही ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर चुका था, जिसके बारे में सभी अनजान थे। ट्रेन में बैठने के बाद मैंने सबसे पहले मोबाइल का सिम चेंज किया था ताकि कोई मुझ तक ना पहुंच सके। चाय 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 ले लो चाय की आवाज़ ने मुझे मेरे ख्यालों से बाहर निकाल दिया। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी थी और हॉकर वाले अपने सामान बेच रहे थे। दीपक ने भी एक चाय ली और पीने लगा, पर कुछ तो चाय स्टेशन वाली थी और दीपक अपनी सोचों से परेशान। चाय उससे पी नहीं जा रही थी, इसलिए उठकर बेसिन में डाल दी। अब ट्रेन पहले की तरह खाली नहीं रही थी, इसलिए दीपक अपनी सोचों से बाहर निकल आया और घड़ी पर नज़र डाली, जो बता रही थी कि बस आधे घंटे में दीपक की मंजिल आने वाली है। समीर के घर में शादी की रस्में निभाई जा रही थीं। उसे अभी थोड़ी देर पहले ही हल्दी लगाई गई थी और अब वो फ़ोन पर बात कर रहा था। हेलो पूजा, सब ठीक तो है ना? तुमने मैसेज किया था बात करनी है, तब मुझे हल्दी लगाई जा रही थी, इसलिए अभी मैंने देखा।
दिव्या ठीक है ना? हाँ बाबा, सब ठीक है। मैंने तो ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि तुमने कहा था भाई आने वाले हैं, पर देखो शाम के 4 बजे हैं, अभी तक नहीं आए। तुम फिक्र मत करो, वो शादी से पहले पहुंच जाएगा। तुमने भाई से उनका फ़ोन नंबर लिया था? सॉरी यार, ये तो मुझे याद नहीं रहा। ओह गॉड, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। समर अपने बालों में उंगलियां फेरने लगा। अब हमेशा की तरह अपने बालों पर जुल्म मत करो। तुम्हें देखे बिना कैसे पता चल जाता है? नस नस पहचानती हूँ मैं तुम्हारी। पूजा बेटा, दिव्या ने खाना खाया? पूजा की मम्मी ने आवाज़ लगाई। सॉरी समर, मैं फ़ोन रखती हूँ, मम्मी मुझे बुला रही हैं। ठीक है, देखो दिव्या खाना खाएगी तभी तो दवाई लेगी। आज भर उसका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। रखती हूँ, बाय बाय। शाम के 7 बजे थे। जयमाला की रस्म चल रही थी। पूजा ने समर के गले में वरमाला पहनाई और फिर समर ने पूजा के गले में वरमाला पहनाई। पूजा की निगाहें रिश्तेदारों की भीड़ में अपने भाई को ढूंढ रही थी। तभी उसकी नज़र खंबे की ओट में खड़े दीपक पर पड़ी और उसकी आंखों में खुशी आंसुओं के रूप में झलक पड़ी। समर ने पूजा को टोका, अभी खुद को संभालो, लोग तुम्हें देख रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद शादी की रस्में हुई और दूल्हा दुल्हन को फेरों के लिए खड़ा किया गया। दीपक ने आकर विधि पूरी की। उसके मम्मी पापा दीपक को अचानक देखकर पहले तो खुश हो गए, फिर उसकी तरफ से नज़रें फेर लें। शादी हो गई थी और पूजा और समर ने सभी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। समर दीपक के पास जाने लगा तो पूजा समर का हाथ छुड़ाकर जाने लगी, इसलिए समर को भी उसके पास आना पड़ा। समर उसे समझाने लगा, ऐसे सबके सामने अंदर आना अच्छी बात नहीं है। मम्मी पापा लोगों को क्या जवाब देंगे? मैं क्या करूं समर, मुझे गुस्सा आ गया था। आज भाभी की जो भी हालत है सब भाई की वजह से है। थोड़ी देर बाद विदाई की बेला आ गई और पूजा सबसे मिलकर अपने समर के साथ विदा हो गई। शाम होते होते पूरा घर खाली हो गया था। बस दिव्या के मम्मी पापा और दीपक के मम्मी पापा मौजूद थे और दीपक सबके सामने नज़रें झुकाए खड़ा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। दिव्या के मम्मी पापा ने उसे माफ़ कर दिया कि शायद मेरी बेटी की किस्मत में दुख लिखे थे और क्या पता दीपक के आने से मेरी बेटी फिर से ठीक हो जाए। दिव्या की मम्मी ने दीपक को गले लगा लिया और बोली, अब हमारी बेटी का ध्यान रखना बेटा। थोड़ी देर रुककर वो चले गए तो दीपक ने अपनी माँ और पिता के पैर पकड़ लिए कि बस एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए। माँ और पिता का हृदय अपने बेटे के लिए पसीज गया और उन्होंने भी उसे माफ़ कर दिया। माँ, मैं दिव्या से मिल सकता हूँ? दिव्या तो अभी सो रही है। प्लीज़ माँ, बस एक बार। ठीक है, मैं उसे नहीं जगाऊंगा। ठीक है, चलो। दिव्या अपने कमरे में बिस्तर पर सो रही थी। माँ ने दीपक को खिड़की खोलकर दिखा दिया और वापस बंद करने लगी। माँ, खिड़की मत बंद करिए, कितनी गर्मी है। दिव्या रोशनी में नहीं रहना चाहती। तुम्हारी शादी की दूसरी सुबह मैंने पूजा को कहा था कि जाकर दिव्या और तुम्हें जगा दे, पर जब वो उठाने गई तो कमरे का दरवाज़ा खुला ही था, जो धक्के से खुल गया और दिव्या ज़मीन में बेहोश पड़ी थी। तुम्हारा कहीं पता नहीं था, हम सब घबरा गए थे। दिव्या के चेहरे पर पानी मारा पर उसे होश नहीं आया। तुम्हारे पापा ने उसे गोद में उठाया और फिर हम सब कार से डॉक्टर के पास गए। 2 दिन बाद दिव्या हॉस्पिटल से घर तो आ गई पर अपने कमरे से बाहर नहीं आती। उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो खुद को कंबल से ढक लेती है। यहाँ तक कि अपने मम्मी पापा से भी नहीं मिली एक बार भी। बेचारे इतने पास रहकर भी बेटी को देखने के लिए तरस गए हैं। माँ के अपने कमरे में जाने के बाद दीपक ने दिव्या को एक बार देखने के लिए सोचा, इसलिए दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। दिव्या बिस्तर पर कंबल ओढ़े हुए थी। दीपक उसके सिराने जाकर बैठ गया तो दिव्या के शरीर में हल्की सी हरकत हुई और उसने कंबल को और अच्छी तरह लपेट लिया। दीपक का दिल कटकर रह गया। उससे दिव्या की हालत बर्दाश्त न हुई और वो दिव्या के सर पर हाथ रखकर रो पड़ा। मुझे माफ़ कर दो दिव्या, मैं जानता हूँ मेरी गलती माफ़ी के काबिल नहीं है, पर एक बार, बस एक बार मुझसे बात करो, मुझसे लड़ो, बोलो किस हक़ से मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मुझे अगर लगा भी था
कि तुम गुनहगार हो, तो फिर भी मुझे क्या हक था कि खुद कानून बनकर फैसला कर दूं। अचानक दिव्या ने जैसे नींद में बड़बड़ाते हुए कहा, मुझ पर केवल तुम्हारा ही हक है दीपक, बस तुम्हारा। दीपक ने सुना तो खुद पर यकीन नहीं हुआ। इतना प्यार करती है मुझसे दिव्या कि इतना सब होने के बाद भी। उसने दिव्या का हाथ अपने हाथों में लिया और कहने लगा, मैं इस काबिल नहीं हूँ दिव्या। अचानक दिव्या को होश आया था, जैसे कोई ख्वाब से जाग गई हो। उसने अपना हाथ दीपक के हाथ से खींच लिया और ख़ुद को कंबल में ढकते हुए बड़बड़ाने लगी, चले जाओ, मैं इस काबिल नहीं कि कोई मुझे देखे। जब उसने मुझे एक नज़र देखने की ज़रूरत नहीं समझी तो मैं किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती। दीपक परेशान हो गया। अभी तो ठीक थी, अचानक क्या हो गया। दिव्या की बड़बड़ाहट तेज हो गई थी और साथ ही वो कमरे की चीज़ें भी गिराने लगी थी। शोर सुनकर दीपक की माँ आ गईं और उन्होंने दीपक को कमरे से बाहर भेज दिया और दिव्या को बड़ी मुश्किल से शांत करवाया। आज एक हफ्ते बाद दीपक ने शहर से किसी साइकाइट्रिस्ट को बुलाया था और आधे घंटे से वो दिव्या के साथ कमरे में थी। थोड़ी देर तक कमरे से चीज़ें गिरने टूटने की आवाज़ आ रही थी। फिर शायद साइकाइट्रिस्ट निशा ने दिव्या को संभाल लिया था और जब वो एक घंटे बाद कमरे से बाहर आई तो दीपक को उम्मीद थी कि जल्दी ही दिव्या ठीक हो जाएगी, पर उसे ये फील मत होने दीजिए कि वो बीमार है, बल्कि उसे छोटे छोटे काम दीजिए और नॉर्मल बिहेव कीजिए। जैसे कि अगर वो चीज़ें गिराती है तो उसे ही ठीक करने को बोलिए। अगर वो तेज़ आवाज़ में चिल्लाती है तो बजाय उसे अकेला छोड़ने के आप उसके पास रहिए और वक्त पर दवाई दीजिए, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। जहाँ तक मैंने समझा है उसे वो किसी से नफ़रत नहीं करती। धीरे धीरे दवाइयों ने असर किया और फिर दीपक की परवाह ने। दिव्या अब खुद से अपने काम करती ही थी और आज तो वो किचन में मम्मी जी के साथ खाना भी बनाना सीख रही थी। मम्मी जी ने उसे दीपक को बुलाने भेजा था और वो कमरे के बाहर खड़ी सोच रही थी कि अंदर कैसे जाए, कहीं दीपक इस बात को भी गलत ढंग से न सोच ले। दीपक समझ रहा था कि दिव्या अब ठीक है, पर शायद उसके करीब नहीं आना चाहती, पर अब वो उससे दूर नहीं रहना चाहता था। दिव्या को कमरे से बाहर देखकर दीपक ने उसका हाथ पकड़कर दरवाज़ा बंद कर लिया। दिव्या सर झुकाए खड़ी थी। दीपक अचानक उसके कदमों में बैठ गया और कहने लगा, मैं हार गया हूँ दिव्या, आज पहली बार तुम्हारे सामने इकरार करता हूँ कि मैं भी तुमने प्यार करता हूँ, बहुत पहले से, पर जाने क्यों मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं था कि तुम मुझे मिल सकती हो। और जब मैं तुम्हें दूसरे लड़कों के साथ बात करते हुए देखता था तो मेरे दिल में बदगुमानी आती चली गई। तुम चाहो तो मुझे अपना लो, चाहे मेरी तरह ठुकरा दो, मैं तुम्हारे फैसले के साथ हूँ, बगैर कुछ कहे चला जाऊँगा। दीपक, मैंने अपने दिल में प्यार का शहर बसा रखा है जिसके बादशाह तुम हो, और मैं तुम्हारे प्यार की एक नज़र का इंतज़ार करने वाली हूँ। दीपक ने सुना तो उठ गया और दिव्या की आंखों में देखते हुए कहा, प्लीज़ जान, एक बार फिर से कहो, मेरे दिल में तुम हो, बस तुम। दिव्या ने धीरे से दोबारा कहा। दीपक ने दिव्या को प्यार से गले लगा लिया। दोनों अब नए सफ़र की शुरुआत करने वाले हैं जहाँ बस प्रेम हो, क्योंकि मुश्किल वक्त निकल गया था और खुशियों भरी ज़िंदगी सामने थी। एक पत्नी, एक नारी अपने पति और प्रेमी को सहर्ष माफ़ कर देती है। हमें भी उसकी कद्र करनी चाहिए।